जैंगी और एम्परर इंदिरा के बीच की बैटल बहुत ही ज़्यादा फियर्स थी। दोनों में से कोई भी क्लोज कॉम्बैट में एंगेज होने के लिए तैयार नहीं था और दोनों ने अपनी एबिलिटीज़ का पूरा यूज़ किया एक दूसरे को अटैक करने के लिए। इनिशियल स्टेज के बाद दोनों ने अपने सबसे पावरफुल किलिंग मूव्स लगभग यूज़ कर लिए थे। उनके अटैक्स और डिफेंसेस दोनों ही एक्सट्रीमली पावरफुल थे और एक छोटी सी ड्यूरेशन में भी कोई भी दूसरे की डिफेंस को कंप्लीटली ब्रेक नहीं कर पा रहा था। इंदिरा की टाइम रिलेटेड एबिलिटीज प्रिल्यूड टू टाइम और एंड ऑफ समसारा सच में पावरफुल मूव है जो उसे बैटल के बिल्कुल शुरुआत में इनिशिएटिव लेने का मौका देते हैं। जैंगी का इन्फ्लुएंस उसके मुकाबले में काफ़ी कम ड्यूरेशन तक टिक पाता है, लेकिन क्या फ्यूचर को 3 सेकेंड्स के लिए फोर्स ही करना मतलब फ्यूचर को चेंज करना नहीं होता? चाहे इम्पैक्ट सिर्फ 1 सेकेंड के लिए हो, फिर भी वो एम्परर इंदिरा के फ्यूचर फोरसाइट को डेविएट कर सकता है, जिससे जैंगी को इफेक्टिवली किल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। विष्णु बो ओरिजिनली सबसे इफेक्टिव किलिंग मूव था, लेकिन इस 3 सेकेंड के ब्रीफ डेविएशन की वजह से वो जैंगी को ट्रूली किल नहीं कर पाया। इस वक्त स्पेस बेस्ड एलियंस के एडवांटेजेस पूरी तरह से प्ले में आ गए हैं और वो एडवांटेज है उनका पावरफुल कंजम्पशन एबिलिटी। जैंगी खुद एक मैसिव मोबाइल आर्सेनल है। उसके पास इतने ज़्यादा पावरफुल वेपन्स हैं कि वो बिना किसी लॉन्च व्हीकल के डायरेक्टली लार्ज थर्मल वेपन्स का यूज़ कर सकता है। दोनों साइड्स एक दूसरे को अटैक कर रहे थे और फ्यूचर में सिर्फ केओटिक आफ्टर इमेजेस ही दिख रही थी। उनके वर्ल्ड में फ्यूचर कॉन्स्टेंटली डिस्टॉर्ट हो रहा था। तुम फोर्स ही करते हो, मैं फोर्स ही करता हूँ और चेंज करता हूँ, फिर तुम फोर्स ही करते हो जो मैं फोर्स ही करता हूँ। इस तरह से इस एस्पेक्ट में कोई भी एडवांटेज नहीं ले सकता। न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूज हो चुके थे और जैंगी, जिसके पास स्टीडी सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज थी, धीरे धीरे अपर हैंड लेना शुरू कर रहा था। जब तक उस पर विष्णु बो से अटैक नहीं होता, उसकी डिफेंसेस इस लेवल पर अनस्टॉपेबल है। जब इंदिरा का अम्ब्रेला पूरे आसमान में एक गोल्डन कर्टन की तरह स्प्रेड हो गया, जिसकी वजह से जैंगी के अटैक्स इनफेक्टिव हो गए, तब जैंगी की आंखों में एक फियर्स ग्लो आ गया। मेरे पास कुछ ट्रिक्स हैं, लेकिन मुझे देखना है कि तू मुझे रोक पाएगा कितनी देर तक। इंदिरा स्नो माउंटेन के ऊपर फ्लोट कर रहा था और उसका मूड इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हैवी था। उस फ्यूचर में जो उसने देखा था, जैंगी के जीतने की पॉसिबिलिटी जो पहले सिर्फ 1 in 10,000 थी, धीरे धीरे ज़्यादा होने लगी थी। लेकिन भारत का नंबर 1 मास्टर होने के नाते, उन दोनों देशों की डिग्निटी को रिप्रेजेंट करने वाले सबसे पावरफुल एलियंस होने के नाते उसके लिए हारना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। इंदिरा के 3 लाइफ बॉडी फॉर्म में उस आर्म पर जो अब तक यूज़ नहीं हुआ था, एक फिंगर कंटिन्यूसली रोटेट करते हुए एक धर्म चक्रा को सर्कल कर रही थी। वो एंड ऑफ री इनकारनेशन का अटैक फोर्स सीख कर सकता है और पहले से ही उसके अगेंस्ट प्रिकॉशन ले सकता है। उसके डिफेंसेस को सीधा तोड़ने के अलावा उस पर असर डालने वाला कोई और तरीका नहीं है। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं विष्णु का बो यूज़ करके उसे शुरू में ही शूट करके मार देता। मैं उसे रिएक्ट करने का चांस ही नहीं देता। लेकिन अब फाइट करने का तरीका बदलने का वक्त आ गया है। इंदिरा बस धर्मकेया की फिंगर से वंडरफुल विजन व्हील शूट करने ही वाला था, लेकिन अचानक उसकी आंखों के सामने एक ऐसा सीन आया जो उसे एक्सट्रीम शॉक में डाल गया। जैंगी के सामने के वॉइड में एक डार्क सिलेंड्रिकल मेटल धीरे धीरे इमर्ज होने लगा। वो सिलेंडर लगभग 2 मीटर डायमीटर का था और उसकी लेंथ 10 मीटर से ज़्यादा थी और उसका हेड हेमीस्फेरिकल शेप में था। एम्परर इंदिरा एक मूवमेंट के लिए स्टंट हो गया, लेकिन जब उसने सिलेंडर पर लिखे कैरेक्टर्स क्लियरली देखे, तब उसे अचानक समझ आ गया कि वो क्या चीज़ थी। मिसाइल ग्रेनेड्स नहीं होते। इवन एक री इन्फोर्स टाइप एलियन भी उन्हें सिर्फ थ्रो करके उनका फुल पावर अनलीश नहीं कर सकता। इसीलिए जैंगी ने डायरेक्टली मिसाइल लॉन्चर को एलियन स्पेस में डाल दिया था। इस चीज़ की पावर उसके स्नाइपर राइफल से काउंटलेस टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक सेंस में ह्यूमन सिविलाइजेशन बॉइलिंग वाटर और पत्थर फेंकने के कॉन्सेप्ट पर ही बिल्ड हुई है। पिस्टल, स्नाइपर राइफल्स और मिसाइल्स प्रिंसिपल में इनमें ज़्यादा फर्क नहीं होता, और जब ये जैंगी के हाथों में आ गया तो ये और भी ज़्यादा टेरिफाइंग किलिंग पावर अनलीश कर सकता है। जैंगी ने अपने राइट हैंड मिसाइल पर रखा और ब्लैक वॉइड पावर वॉइड वोर्टेक्स के पीछे से ओवरफ्लो करने लगी, जो मिसाइल के ऊपर लिंगर कर रही है।
वेपन्स बॉडी का एक्सटेंशन होते हैं और सुपर पावर्स स्पिरिचुअल पावर का स्प्रेड होते हैं। जैंगी गन्स को वेपन के रूप में यूज़ कर सकता है, तो नेचुरली उसे पता है कि सुपर नेचुरल पावर्स को थर्मल वेपन्स के साथ कैसे कंबाइन किया जाता है। लेकिन अभी के टाइम में जियाओ लिए जो नॉर्थ वेस्ट रीजन का चीयू है, उसके अलावा सिर्फ जैंगी ही ऐसा है जो फायर आर्म्स यूज़ करने में हैबिचुअल है कि ये कॉम्बिनेशन कर सकता है। मिसाइल से सीधा हिट होने का हेजिटेशन फील कर जैंगी ने कोल्डली कहा। ये सब कुछ एक ब्लिंक ऑफ आई में हुआ और जैंगी को एम्परर इंदिरा के डॉज करने की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो स्पेस एलियन नहीं है। एंड ऑफ रीइंकार्नेशन जैंगी के सेकेंड हैंड ऑफ टाइम से अफेक्टेड है और फ्यूचर को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए वो मिसाइल के फ्यूचर लैंडिंग पॉइंट को भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए ये ब्लो उसके लिए काफ़ी फेटल साबित हुआ। भारत के कमांड सेंटर में सीनियर ऑफिशियल्स जो ये सीन देख रहे थे अपनी चेयर से सीधा उछल गए। वो मिसाइल्स अपने साथ कैसे कैरी कर सकता है? वो इतने एक्साइटेड हो गए और अपने दिल में गालियाँ देने लगे कि ये तो टोटल चीटिंग है। तुम लोग ऑब्वियसली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और तुम्हें अपनी स्पेशल पावर से फाइट करनी चाहिए, तो फिर ये इतने डिस्ट्रक्टिव पावर वाले वेपन कैरी करने की परमिशन क्यों दी गई है? और एक और ज़्यादा टेरिफाइंग थॉट उनके माइंड्स में रेज हुआ, अगर वो अपने साथ मिसाइल लॉन्चर कैरी कर सकता है तो क्या वो कभी भी डेथ ऑफ लव लॉन्च कर सकता है? और क्योंकि उसका एलियन स्पेस सैटेलाइट से सर्वे नहीं किया जा सकता, तो वो डेथ ऑफ लव को अचानक डेटोनेट भी कर सकता है बिना किसी फोर्स के नोटिस किए। ऐसे थॉट्स ने उन्हें टेरिफाइड कर दिया। इस वक्त एक सुपर ह्यूमन फील्ड का एक्सपर्ट तुरंत सबको कंफर्ट करने के लिए बोला, चिंता मत करो, इतने क्लोज डिस्टेंस पर वो गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव को डेटोनेट नहीं कर सकता, वरना वो खुद भी मर जाएगा। सबने सोचा और उन्हें लगा कि बात सही है और उनका टेंशन थोड़ा कम हो गया। लेकिन अभी के मोमेंट में इंदिरा एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। जैंगी के अपोजिट उसके पास स्पेस ट्रैवल की एबिलिटी नहीं है। मिसाइल जो उस पर एम किया गया है उसका सामना करते हुए वो सिर्फ बुद्धा का अम्ब्रेला ओपन कर सकता है और अपनी डिफेंसेस को एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ा सकता है ताकि उसे ब्लॉक कर सके। अब इस वार को झेल कर दिखाओ। जैंगी ने मिसाइल डायरेक्टली एम्परर इंदिरा पर फायर किया जो इतना पावरफुल था कि एक टाउन को डिस्ट्रॉय कर सकता था, और जब उसमें वॉइड की पावर कंबाइन हो गई तो ये अटैक पूरे एक सिटी को कंप्लीटली खत्म कर सकता है। इंदिरा ने बुद्धा का सेलेशियल अम्ब्रेला टर्न किया और साथ ही शंख भी ब्लो किया। उसका बॉडी कॉन्स्टेंटली मूव और डॉज कर रहा था। लेकिन मिसाइल का सबसे बड़ा एडवांटेज सिर्फ उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं है, बल्कि उसका वाइड कवरेज भी है। एक ही मोमेंट में ग्रे स्नो माउंटेन के ऊपर गोल्डन एनर्जी सुनामी की तरह हर डायरेक्शन में सर्च कर गई। डिफिनिंग रोर ने सराउंडिंग स्नो केप्ड माउंटेन्स पर मैसिव एवलांच ट्रिगर कर दिया। डार्क स्ट्रेंज एनर्जी क्लाउड्स की तरह रेज हुई, माउंटेन्स और रिवर्स को शैटर कर दिया और इंदिरा को ड्राउन कर दिया। कुछ ही मोमेंट्स बाद हवा वापस साइलेंस में आ गई और इंदिरा का बॉडी इम्पैक्ट के फोर्स से पीछे पुश हो गया और उसके हाथ में जो बुद्धा का अम्ब्रेला था, जो उसकी सुपरनैचुरल पावर का मैनिफेस्टेशन था, वो भी एक क्रैक के साथ टूट गया। अगला मोमेंट उसने जैंगी को अपने सपने में देखा, जिसके फेस पर एक हॉरिफाइंग स्माइल थी। जैंगी ने अपना हाथ वेव किया और वॉइड में से एक और बुलेट धीरे धीरे इमर्ज होने लगा। तू गेस कर सकता है कि मेरे पास कितने मिसाइल और बचे हुए हैं? कानान सिटी के आसमान के ऊपर जैंगी हवा में सस्पेंडेड था और जगन्नाथ टेम्पल धीरे धीरे उसके द्वारा डायमेंशनल गेट में लिया जा रहा था। चारों तरफ भारत की आर्मी ने ये सीन अपनी आंखों से देखा और काउंटलेस भारत के लोग जमीन पर घुटने टेक कर चीखने लगे। उन्हें लगा जैसे उनका फेथ कोलैप्स हो गया हो जब उनका पवित्र टेम्पल दुश्मन के हाथों चला गया। मिड एयर में एक ग्रुप ऑफ फाइटर प्लेन्स दूर से रैपिडली अप्रोच कर रहे थे। जब पायलट्स ने सीन क्लियरली देखा तो वो सब फ्यूरियस हो गए। उन्होंने लॉन्चर को जोर से प्रेस किया और एक के बाद एक मिसाइल लंबी टेल्स ड्रैग करते हुए जैंगी के डायरेक्शन में शूट होने लगे। जैंगी ने बस धीरे से अपना लेफ्ट हैंड रेज किया, ऑल काउंटर अटैक। वो मिसाइल जैंगी के बॉडी के पास तक नहीं आए, बल्कि सीधा उसके एलियन स्पेस में चले गए। अगले मोमेंट एक इनक्रेडिबल सिचुएशन हुआ। मिसाइल अचानक डिसअपियर हो गए और फिर थिन एयर में रीअपियर हुआ, लेकिन इस बार वो फाइटर जेट्स की डायरेक्शन में लॉन्च हुआ। मिसाइल की स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी
और फाइटर पायलट्स ने कभी ऐसी सिचुएशन एक्सपेक्ट नहीं की थी, इसीलिए उनके पास डॉज करने का टाइम ही नहीं था। जब डजन्स ऑफ फाइटर प्लेन्स डिस्ट्रॉय होने ही वाले थे, तब एक डैजलिंग गोल्डन लाइट दूर से अर्थ पर स्वीप करते हुए आई और उन्हें रैपिडली एनवलप कर दिया। गोल्डन कर्टन्स ने मिसाइल्स को ब्लॉक कर दिया और वायलेंट एक्सप्लोजन ने पायलट्स को बिल्कुल भी हार्म नहीं किया। जैंगी के फेस पर सरप्राइज का कोई ट्रेस नहीं था। उसने अपना सर घुमाया और दूर की तरफ देखा और लाइटली बोला, फाइनली तुम आ गए। उसने भारत में इतनी सारी चीज़ें की थी और 8 ट्राइब्स रिएक्ट ना करते, वो तो अजीब है, लेकिन अब जो उसे करना था वो कर चुका है और अब आगे बढ़ना या पीछे हटना ये पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है। एक हैंडसम मैन अपने हाथ में अम्ब्रेला स्प्रिंट करते हुए 7 गोल्डन स्टेप्स के रास्ते कानान सिटी में आया। जब लोगों ने उसे देखा तब कानान सिटी के सभी लोग एक्साइटेड हो गए, क्योंकि वो फेस उनके लिए बहुत फेमिलियर था। वो था महाप्रॉफिट, भारत की मैजिकल पावर आनंद, अब भारत का पैट्रन सेंट, 8 इमोर्टल्स का लीडर और सेलेशियल बींग्स का एम्परर इंद्रा। हमें जाना चाहिए, जैंगी ने लियांग यू से कहा, क्योंकि उसकी आदत कभी भी दूसरे के टेरिटरी में फाइट करने की नहीं थी जब तक आउटकम श्योर ना हो। इस मोमेंट में एक सॉफ्ट वॉइस उस आदमी के मुंह से आई, मैं तुम्हें पहचानता हूँ जैंगी। जैंगी ने फ्रॉन किया। बहुत कम फॉरेनर्स उसका रियल नेम जानते थे। उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन हाक्शा स्टेट का हाईएस्ट लेवल सीक्रेट था। इंदिरा ने उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखा। हुआक्शु कंट्री का केओस, एक ऐसा इंसान जिसके पास टाइम और स्पेस का डुअल एट्रीब्यूट है और जिसका स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तुम ओरिजिनली सिर्फ हेवनली सी सिटी के एक ऑर्डिनरी वेयरहाउस मैनेजर थे। एंड ऑफ द वर्ल्ड के बाद तुमने क्रूअल मीन्स से अपने फ्रेंड्स और नेबर्स को मारना शुरू किया और सरवाइव किया। तुम्हारा स्टीडी कैरेक्टर, रूथलेस अटैक्स और पावरफुल सुपरनैचुरल टैलेंट्स के साथ तुम धीरे धीरे सुपर ह्यूमन वर्ल्ड के टॉप एग्जिस्टेंस बन गए। जैंगी की आंखों में फियर्सनेस और बढ़ गई। तुम रूथलेस अटैक्स और पावरफुल सुपरनैचुरल टैलेंट्स के साथ तुम धीरे धीरे सुपर ह्यूमन वर्ल्ड के टॉप एग्जिस्टेंस बन गए। जैंगी की आंखों में फियर्सनेस और बढ़ गई। तूने मेरी इन्वेस्टिगेशन बहुत ही क्लियरली की है। जैंगी थोड़ा शॉक था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी सारी डिटेल्स दूसरी पार्टी के पास इतनी थॉरोली इन्वेस्टिगेट हो चुकी होंगी। ये तो आउटरेजियस है, क्योंकि हुआक्शु किंगडम के मेजर रीजन्स के टॉप लीडर्स भी शायद उसके रिच होने से पहले के डीड्स के बारे में नहीं जानते होंगे। आखिर उस वक्त तो दुनिया का एंड जस्ट आया ही था और उस जैसे कई छोटे लोग मुश्किल सिचुएशन में स्ट्रगल कर रहे थे सरवाइव करने के लिए। कौन उस पर ध्यान देता? और इंदिरा को ये सब कैसे पता चला? इस वक्त यांग शिनशिन ने उसे एक्सप्लेन किया, ब्रदर मुझे पता है ये इंसान कौन है। ये भारत का एक बहुत ही फेमस सीर है, भारत अवतार आनंद। यांग शिनशिन से इंदिरा की स्टोरी सुनने के बाद जैंगी को अचानक रियलाइजेशन हुआ, एक और बॉर्न एलियन। तो अगर वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है तो वो डेफिनेटली एक टाइम रिलेटेड एलियन होगा। तो क्या वो मेरा पास्ट भी देख सकता है? जब जैंगी ने ये सोचा तब उसे काफ़ी ज़्यादा ईज फील हुआ, क्योंकि इंदिरा सिर्फ उसका रीबर्थ के बाद के पास्ट को देख सकता है। एम्परर इंदिरा ये नहीं देख सकता कि जैंगी एक रीबॉर्न पर्सन है, और यही जैंगी का सबसे बड़ा सीक्रेट था। चाहे ये सीक्रेट अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना लगता हो, जैंगी को हमेशा लगता था कि ये बात इतनी सिंपल नहीं हो सकती, और उसने ये कभी किसी को बताया भी नहीं था। 2 सेकंड से कम टाइम में जैंगी ने एम्परर इंदिरा को क्लियरली देख लिया। उसका अपीयरेंस एक टिपिकल हाई कास्ट जैसा था। फेयर स्किन, हैंडसम फेस और नेकेड अपर बॉडी पर वेल प्रोपोर्शनेट मसल्स। उसने स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल भरतनाट्यम क्लोथिंग पहनी थी और उसके फेस पर हमेशा एक सुपीरियर एक्सप्रेशन होता था। बस उस नज़र में जो एम्परर इंदिरा ने जैंगी पर डाली वो कैजुअल लग रही थी, लेकिन अंदर से उसमें एक सीरियस मीनिंग छुपा हुआ था। जैंगी ने बुद्धा का अम्ब्रेला देखा जो उसके राइट हैंड में कॉन्स्टेंटली स्पिन हो रहा था, और फिर उसने 7 गोल्डन स्टेप्स देखे जो उसके फीट के नीचे थे। किसी वजह से उन 7 स्टेप्स में से एक डिम था। एम्परर इंदिरा ने स्माइल करते हुए जैंगी से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ? नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं एक प्रॉफिट हूँ। मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। उसने 2 फिंगर्स रेस किए। उस 10,000 फ्यूचर्स में जो मैं देख सकता हूँ सिर्फ 2 ऐसे हैं जिसमें तुम सर्वाइव कर सकते हो।
लेकिन अगर तुम अभी सरेंडर कर दो तो मैं तुम्हारे सिंस को फॉरगिव करने का कंसिडर कर सकता हूँ और तुम्हें अपनी 8 ट्राइब्स में ज्वाइन करने की परमिशन दे सकता हूँ, जिससे तुम याक्षा का नाम इनहेरिट कर सको। क्या ख्याल है? भारत कमांड सेंटर में जो सीनियर ऑफिशियल्स बैटल देख रहे थे, उन्होंने इंदिरा के वर्ड सुनते ही डिसबिलीफ में अपनी आंखें वाइड ओपन कर दी। एम्परर इंदिरा पागल हो गए हैं क्या? हम कैसे ये टॉलरेट कर सकते हैं? इस बंदे को जिसने हमारे एलियंस को मार दिया और हमारे टेम्पल को डिस्क्रीट किया बिना उसे एग्जीक्यूट किए, जनरल चमाल ने गुस्से में कहा। राजेश, जो एक सूट और गोल्ड रिम ग्लासेस पहने हुए था, उसने अपने ग्लासेस एडजस्ट किए और सीरियसली बोला, केओस हुआक्शु कंट्री का सबसे पावरफुल एलियन है। अगर हम उसे 8 ट्राइब्स में रिक्रूट कर ले तो याक्षा और महारागा का लॉस कंपनसेट हो सकता है और ये चीज़ हुआक्शु किंगडम को सप्रेस करने के लिए भी यूज़ की जा सकती है ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसकी इमेज खराब हो। ये तो एक बहुत ही अच्छा डील है। एम्परर इंदिरा के वर्ड सुनने के बाद जैंगी ने एक सरकास्टिक स्माइल रेस किया। वो जानना चाहता था और उसे रोक कौन सकता है। जब एम्परर इंदिरा ने जैंगी का एक्सप्रेशन देखा तो उसे समझ आ गया कि वो क्या कहना चाहता है। इंदिरा का एक्सप्रेशन अचानक चेंज हो गया। उसके बॉडी पर गोल्डन लाइट स्टीम होने लगी और वो इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म हो गया एक 3 हेडेड 6 आर्म्ड धर्मा बॉडी ऑफ 3 लाइफ्स में। अगर ऐसा है तो मर जाओ। उसने एक फिंगर रेस किया और उसके फिंगर पर जो फालून होवर कर रहा था उसने एक श्रिल बजिंग साउंड क्रिएट किया, फिर एक इंस्टेंट में जैंगी की तरफ फ्लाई कर गया। शन लुओ वाक्शियान। जैंगी ने 3000 डायमेंशनल डोर्स ओपन किए और खुद को उनके बीच में फर्मली गार्ड कर लिया। चाहे वो 8 टाइप्स का लीडर ही क्यों ना हो, जिसका पावर इंडेक्स मेरे से ज्यादा हो, मैक्सिमम कुछ हजार पॉइंट्स का डिफरेंस होगा, लेकिन इतने शॉर्ट टाइम में वो मेरी डिफेंसेस को ब्रेक नहीं कर सकता। जैंगी ने अपने दिल में ये सोचा। डिवाइन व्हील जैंगी की तरफ एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड से फ्लाई कर रहा था। फ्लाइट के दौरान वो 1 से 2 में स्प्लिट हुआ, 2 से 4 में, और फिर धीरे धीरे वो इन्फिनिट हो गया और पूरे आसमान को फिल कर दिया। डिवाइन व्हील हजारों फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो गया और पूरे आसमान को फिल कर दिया। जैंगी फुल अलर्ट मोड में था और लियांग यू को ले जाने के लिए प्रिपेयर कर रहा था। सिर्फ साउथ वेस्ट रीजन में वापस रश करके और अपनी टेरिटरी में रहकर ही दूसरे साइड को ज्योग्राफिकल एडवांटेज लेने से रोका जा सकता है। अगला मूवमेंट, वो चक्रा जो पूरे स्काई में फिल हो गया था, अचानक जैंगी की नज़र से डिसअपियर हो गया। उसके लेफ्ट आई में क्लॉक का सेकंड हैंड मैडली स्पिन कर रहा था। उसने देखा कि वो फेमस डिवाइन व्हील यूनिवर्स की हर चीज़ को इग्नोर करते हुए उसे कंप्लीटली सराउंड कर रहे हैं और फिर एक हॉरिबल एक्सप्लोजन हुआ। क्योंकि ये इंसिडेंट बहुत ही सडन हुआ, जैंगी प्रिपेयर्ड नहीं था और उस एक्सप्लोजन में किल हो गया। जैंगी जब वापस अपने सेंसेस में आया, उसने अपनी बैक पर एक चिल फील किया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ और उसका शन लू वैक्शियान इंदिरा के अटैक को ब्लॉक करने में फेल क्यों हो गया। उसकी डिफेंस एक्सट्रीमली स्ट्रांग है, चाहे वो किसी अनबीटेबल अपोनेंट से ही क्यों न टकराए। जब तक डायमेंशनल गेट ब्रेक ना हो, उस पर अटैक होना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन इस बार अपोनेंट की एबिलिटी बहुत ही स्ट्रेंज थी। इतनी जल्दी में ये 3 सेकेंड्स जैंगी के रिएक्ट करने के लिए भी काफ़ी नहीं थे, क्योंकि जब तक जैंगी अपने सेंसेस में आया तब तक वो थर्म व्हील ऑलरेडी डिसअपियर होने लगा था। एम्परर इंदिरा ने दूर से जैंगी को स्टेयर किया। एंड ऑफ रीइंकारनेशन की पावर के इन्फ्लुएंस में जैंगी का सेकेंड हैंड ऑफ टाइम भी डेविएट हो गया था और प्रिडिक्टेड टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्टन हो गया था। जैंगी के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। शन लो वैक्शियान अभी उसकी सबसे पावरफुल डिफेंस एबिलिटी है। अगर ये क्रैक हो जाता है तो वो कभी भी एम्परर इंदिरा के लेवल के अटैक को सिर्फ डिवाइन रिफाइनिंग और अपने बॉडी के प्रोटेक्टिव गियर के सहारे विथस्टैंड नहीं कर पाएगा। चाहे वो सरवाइव कर भी जाए, उन्हें सीरियस इंजरीज तो डेफिनेटली होंगी। इतनी जल्दी में जैंगी के पास सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सोचने का टाइम ही नहीं था। इस मोमेंट में बिल्कुल वैसे ही जैसे सेकेंड हैंड ने एनकाउंटर किया था, वो धर्मवील यूनिवर्स की हर चीज़ को इग्नोर करते हुए उसके अराउंड अपेयर हो गए, उसे कंप्लीटली सराउंड कर लिया और कोई वे आउट नहीं छोड़ा। जैंगी ने एक स्टेप पीछे लिया और फिर वो जहाँ था वहाँ से डिसअपेयर हो गया। एस्केप शेमफुल हो सकता है लेकिन यूज़फुल भी है। जैंगी को ये सेंटेंस बहुत पसंद आया
और वो वॉइड में एस्केप करने में उसे बिल्कुल भी शेमफुल फील नहीं हुआ। ये उसका लास्ट रिजॉर्ट था जब वो एक ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल अटैक का सामना कर रहा था। और वैसा ही हुआ। जब एम्परर इंदिरा ने जैंगी का फिगर स्पॉट से डिसअपेयर होते देखा तो उसके फेस के मसल्स पे ट्विच कर गए बिना कंट्रोल के। बाकी लोग कहाँ गए? काउंटलेस धर्म व्हील्स मिड एयर में एक दूसरे से कोलाइड कर रहे थे और उनसे जो एस्टॉनिशिंग एनर्जी बर्स्ट हो रही थी वो पूरे कानान सिटी के आसमान को स्वीप कर रही थी। जैंगी को सक्सेसफुली किल करने के लिए उसने बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं किया। अब पहले जैसा टेस्टिंग नहीं हो रहा था, एक डायरेक्ट किलिंग मूव था। उसने अपने पास्ट लेसन से सीखा था और सोचा था कि इस बार उसकी प्रिपरेशन सफिशिएंट होंगी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं किया था कि जैंगी के पास ऐसा ट्रिक होगा उसके स्लीव्स में। इंदिरा ने अपने दांत बीचे और उसके हाथ में धर्मवील और विष्णु बो वापस अपेयर हो गए। उसने हवा की तरफ कोल्डली ग्लांस किया और एंड ऑफ रीइंकार्नेशन की एबिलिटी को एक्सट्रीम तक पुश किया ताकि प्रिडिक्ट कर सके कि जैंगी कहाँ अपेयर होगा। जैंगी ऑब्वियसली इजीली शो अप नहीं करेगा क्योंकि प्रीवियस अटैक्स के बाद उसने अपने अपोनेंट की पावर को क्लियरली फील किया था। थैंकफुली उसके पास अपनी लाइफ बचाने के कई तरीके हैं, वरना वो सच में ट्रबल में पड़ सकता था। अदर डायमेंशनल स्पेस में टाइम का फ्लो एक्सट्रीमली स्लो होता है, लेकिन थॉट्स अब भी एक्सटर्नल वर्ल्ड की स्पीड पर रन करते हैं। स्ट्रेंज लगता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे थिंकिंग की एबिलिटी मटेरियल वर्ल्ड से इंडिपेंडेंटली एक्सिस्ट करती हो। डिफरेंट स्पेस में उसके पास प्रॉब्लम के बारे में सोचने के लिए काफ़ी टाइम था। मेरा ऑल सीइंग उसकी एबिलिटी के अगेंस्ट यूजलेस है। अपोनेंट ने मेरी डिफेंस को पेनिट्रेट कर दिया, जिससे मेरी मोस्ट पावरफुल डिफेंस इनएफेक्टिव हो गई। स्पेस रिलेटेड एबिलिटीज, पेनिट्रेटिंग अटैक्स, इम्पॉसिबल। मिरेड थिंग्स इन द यूनिवर्स एक डायमेंशनल बैरियर की तरह एक्ट करता है जो पूरे वर्ल्ड को डायरेक्टली आइसोलेट करता है। जब मैं डायमेंशनल डोर ओपन करता हूँ, लोगों को लगता है कि वो अब भी इस वर्ल्ड में ही है, लेकिन एक्चुअली वो दो वर्ल्ड्स के गैप में हिडन होते हैं। जब तक तुम्हारे पास गेट कीपर ऑफ हेड्स जैसी स्ट्रॉन्ग पावर या हाई लेवल स्पेशल एबिलिटी ना हो, तुम डायमेंशन गेट के एग्जिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। जैंगी ने फ्रॉन किया और डीप थॉट्स में चला गया। तो उसकी एबिलिटी एग्जैक्टली है क्या? उसे कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि उसके पास यहाँ सोचने के लिए काफ़ी लंबा टाइम था। आउटसाइड वर्ल्ड में एम्परर इंदिरा काफ़ी देर तक वेट करता रहा, नर्वसली अपना बो और एरो ड्रॉ करता हुआ, एक धर्मा व्हील होल्ड करता हुआ रेडी था। जैसे ही जैंगी अपेयर हो वो तुरंत अटैक लॉन्च करेगा। एक स्पेस रिलेटेड एबिलिटी जो कहीं छुपी हुई है, जहां मैं नहीं देख सकता, तो वो कहीं से भी अपेयर हो सकता है जहां मैं गेस नहीं कर सकता और मुझे अटैक कर सकता है। इंदिरा अब भी केयरलेस होने की हिम्मत नहीं कर रहा था क्योंकि एक बार वो जैंगी के हाथों ऑलरेडी किल हो चुका था। उसके पैरों के नीचे जो 7 ट्रेजर्स गोल्डन स्टेप्स थे वो डिम और डल हो गए थे और यही उसका प्रूफ था। इस वक्त जैंगी जो एक डिफरेंट स्पेस में था, उसके माइंड में काफ़ी देर से काउंटलेस पॉसिबिलिटीज़ घूम रही थी। चाहे इस बार उसके पास यांग शिनशिन की हेल्प नहीं थी, लेकिन अपने क्लेवर माइंड और रिच कॉम्बैट एक्सपीरियंस के साथ उसने धीरे धीरे सच्चाई के करीब का डायरेक्शन गेस कर लिया। वो डायमेंशनल गेट को इग्नोर नहीं कर सकता और हम स्पेस बेस्ड एबिलिटी यूजर्स की पॉसिबिलिटीज़ को रूल आउट कर दें तो सिर्फ एक चीज़ बची है, कैजुअल वेपन। लेकिन ट्रू लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट डायरेक्टली इंसान को इफेक्ट नहीं करता। अगर ऐसा है तो मैं उसे एस्केप नहीं कर सकता। होतो की एबिलिटी ने ये प्रूव किया है। तो जैंगी ने हंड्रेड्स ऑफ अनरीजनेबल पॉसिबिलिटीज़ को रूल आउट किया और फाइनली एक बोल्ड गेस किया। एक टाइम रिलेटेड एबिलिटीज़ का यूज़र जो पास्ट और फ्यूचर दोनों देख सकता है, तो उसके अटैक्स का बेसिस क्या है? 8 ट्राइब्स का लीडर, भारत का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान सिर्फ एक फॉर्च्यून टेलर तो नहीं हो सकता। उसके पास ज़रूर कोई ऐसी पावर होगी और एक स्पेशल मूव जो कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता। क्या उसका अटैक टाइम के थ्रू ट्रैवल कर सकता है? जैंगी धीरे धीरे मैटर के ट्रूथ के करीब पहुंच रहा था, लेकिन अभी उसे फुल श्योरिटी नहीं थी। लेकिन उसके माइंड में बेसिकली एक तरीका आ गया था जिससे वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता था। एलियन की एबिलिटी तभी किलर होती है जब तक वो एक्सपोज ना हो, लेकिन एक बार एक्सपोज हो जाए तो लोग उसे क्रैक करने के तरीके सोच सकते हैं। 1 मिनट बाद जैंगी ने डायमेंशनल डोर ओपन किया और स्पेस के क्रैक से पास हो गया। इंदिरा ऑलरेडी अटैक के लिए प्रिपेयर्ड था।
जैसे ही जैंगी अपेयर हुआ, उसका विष्णु बो और चक्रवर्ती ने एक साथ एक्टिवेट हो गए। इस बार जैंगी ने जो मेथड चूज किया वो था सेवेरिंग द बॉन्ड बिटवीन द टू वर्ल्ड्स, और इस बार उसने और भी ज्यादा आउटरेजियस काम किया। डायमेंशनल गेट को कंप्लीटली बेंड करके दो कर्व्ड सरफेसेस में कन्वर्ट कर दिया जो शटल लाइक शेप में फिट हो गए और जैंगी को टाइटली प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये सब करने के बाद भी जैंगी वरीड था और रेडी था कि कभी भी वॉइड में वापस एस्केप कर ले। चाहे बॉडी और स्पिरिट से लंबी सेपरेशन ब्रेन को इजीली अफेक्ट नहीं कर सकती हो, लेकिन डेथ के डेंजर के मुकाबले में ये टॉलरेट किया जा सकता है। इस बार इंदिरा के अटैक का कोई क्लोज रेंज एंगल नहीं था। गोल्डन एरोज और धर्म चक्रा डायमेंशनल गेट के बाहर एक्सप्लोड हुए और टेरिफाइंग एनर्जी पूरे कानान सिटी में स्वीप कर गई। लेकिन जब लाइट पोल्यूशन खत्म हुआ, जैंगी अब भी वहीं इंटैक्ट खड़ा था। जैंगी ने एम्परर इंदिरा की तरफ गहरी नज़र से देखा, फिर बिना किसी हेजिटेशन के अपनी स्पेस ट्रैवल एबिलिटी एक्टिवेट की। लियांग्यू के पास गया, उसका हाथ पकड़ा और वहां से निकल गया। एम्परर इंदिरा का चेहरा बहुत ही ज्यादा ग्लूमी हो गया था। उसने अपने दांत बीच लिए और अंदर ही अंदर उसे कर्स किया। ये बंदा सच में बहुत ही मुश्किल है मारने के लिए। इस मोमेंट में नीचे से थंडरस चीयर्स सुनाई देने लगी। ग्रेट लॉर्ड इंदिरा ने एनिमी को डरा दिया है। सच में लॉर्ड इंदिरा सबसे स्ट्रांग है, लेकिन हमारा जगन्नाथ टेम्पल तो वो ले गया। कोई बात नहीं, जब तक लॉर्ड इंदिरा यहाँ है कुछ भी खो नहीं सकता। लॉर्ड इंदिरा जरूर चोर को पकड़ेंगे और हमारा टेम्पल वापस ले आएंगे। सब लोग आसमान की तरफ इंदिरा को देख रहे थे जैसे वो कोई गॉड हो। जनरल चमाल की वॉइस भी इंदिरा के स्मार्ट डिवाइस के थ्रू ट्रांसमिट हुई। सर इंदिरा, हम उस बंदे को एस्केप करने नहीं दे सकते, हमें उसे पकड़ना ही होगा और भारत की इंसल्ट को धोना होगा। इंदिरा की आंखें और भी ज्यादा डार्क हो गई। हाँ, मुझे पता है। उसने अपने दांत इतने जोर से बीचे कि चैटरिंग की आवाज आई। मैं उसे पकड़ लूंगा। जैंगी लियांग्यू को साउथ वेस्ट रीजन ले गया और फिर उसे बोला, फुइन ट्रूप्स और साउथ वेस्ट रीजन के रिमेनिंग ट्रूप्स को ले लो और दुश्मन से फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। जैंगी जानता था कि अब रिट्रीट करना इम्पॉसिबल है, वरना अगर वो चला गया और साउथ वेस्ट रीजन गिर गया तो क्या वो फ्यूचर में सरवाइव कर पाएगा। लियांग्यू ने नोट किया और तुरंत आर्म्ड फोर्सेस को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया भारत के ट्रूप्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। इंदिरा लेट आया। उसके बॉडी पर एक सैक्रेड गोल्डन लाइट कवर कर रही थी। उसने जैंगी की तरफ देखा और शाय करते हुए बोला, मैं तुम्हें एक लास्ट चांस देता हूँ। जगन्नाथ टेम्पल वापस कर दो और याक्षा और महारागा को मारने के लिए प्रॉपर कंपनसेशन भी दो। मैं एक पीस लविंग इंसान हूँ और नहीं चाहता कि ये इंसिडेंट दोनों कंट्रीज के बीच वॉर में बदल जाए। ये मेरी बॉटम लाइन है। ये सुन के जैंगी ने सरकास्टिकली कहा, बॉटम लाइन? अब तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है कि तुम मेरे साथ बॉटम लाइन की बात करो? क्लियरली तुम्हारे लोग ही साउथ वेस्ट रीजन में पहले घुसे थे और शेमलेसली कह रहे थे कि तुम हमारी होमलैंड प्रोटेक्ट करने आए हो। अब जब तुम उन्हें डिफीट नहीं कर पा रहे हो तो फिर से वही गेम खेल रहे हो। कितने बेशरम हो तुम। जैंगी भारत के इन लोगों के साथ कभी भी अच्छा फेस नहीं दिखाएगा। जो लोग इन्वेड करते हैं उन्हें पनिश किया जाना चाहिए और उन्हें ह्यूमिलिएशन देना चाहिए। इंदिरा का चेहरा बिल्कुल पॉट के बॉटम की तरह ब्लैक हो गया। मैंने तुम्हें एक चांस दिया था, लेकिन तुम्हें उसकी कदर ही नहीं थी। जैंगी ने अपने हाथ में मैजिक वेपन रेस कर लिया है और न्यूक्लियर बॉम्ब ऑलरेडी लोडेड है। तुम्हारे पास ऐसी बातें कहने की क्वालिफिकेशंस हैं? जब एम्परर इंदिरा ने जैंगी के हाथ में गन देखी, उसका एक्सप्रेशन अचानक से बहुत ज्यादा सोलमन हो गया। उसने लीड लेते हुए अटैक लॉन्च किया और अपने 3 लाइफ बॉडी से एक ह्यूज गदा हैमर उठाया और जैंगी की डायरेक्शन में जोर से स्मैश किया। कंटिन्यूअस अटैक। एम्परर इंदिरा का अटैक स्टाइल इस बार बहुत ही वायलेंट था और उसने जैंगी को सांस लेने का एक भी मौका नहीं दिया। गदा हैमर आसमान से गिरा और पूरे स्पेस को हिलाकर रख दिया। डायमेंशनल गेट भी हिलने लगा, लेकिन जैंगी जानता था कि ये सिर्फ एक अपीयरेंस है। डायमेंशनल गेट की डिफेंस अनब्रेकेबल है। वो आसमान में खड़ा था, अपने दोनों गन से कंटिन्यूअसली न्यूक्लियर बॉम्ब्स फायर कर रहा था। वॉइड की पावर के साथ इन बुलेट्स का काइनेटिक किलिंग पावर अकेले ही टेरिफाइंग लेवल तक पहुंच गया था। और सबसे बड़ी बात, ये बुलेट ऑब्जेक्ट से हिट होने के बाद एक्सप्लोड भी करते हैं। एम्परर इंदिरा एक बार फिर से वही प्रेडिकमेंट में आ गया जिसमें वो पहले था।
और उसका जैंगी के साथ स्ट्रेंथ डिफरेंस ज़्यादा नहीं लग रहा था। दोनों साइड्स ऑफेंस और डिफेंसेस में एक्सपर्ट थे और दोनों के पास फ्यूचर देखने वाली बग एबिलिटी भी थी। शुरुआत में एम्परर इंदिरा ने उम्मीद अनएक्सपेक्टेड अटैक से अपर हैंड ले लिया था, लेकिन जैंगी का प्लेइंग स्टाइल हमेशा डिफेंसिव काउंटर अटैक रहा है और वो वॉर ऑफ एट्रिशन में सबसे ज़्यादा स्किल्ड है। उसके पास जो ऑलमोस्ट एंडलेस सप्लाई है वो उसे फाइट के ड्यूरेशन के साथ साथ और ज़्यादा एडवांटेज दिलाती है। 1 घंटे तक चली बैटल के बाद एम्परर इंदिरा फाइनली जैंगी के हाथों किल हो गया क्योंकि उसकी फिजिकल पावर्स एग्जॉस्ट हो चुकी थी। इंदिरा फिर से कानान सिटी में अपीयर हुआ और उसके फीट के नीचे जो 7 ट्रेजर्स गोल्डन स्टेप्स थे उनमें से 2 डिम होने लगे थे। 7 ट्रेजर्स गोल्डन स्टेप एक ही टारगेट पर सिर्फ 7 टाइम्स तक यूज किया जा सकता है। अगर 7th टाइम फेल हो गया तो वो कंप्लीटली मर जाएगा। इस बंदे को मारना इतना मुश्किल क्यों है? एम्परर इंदिरा के दिल में थोड़ा ग्लूमीनेस था, लेकिन पिछले 2 बार के एक्सपीरियंस को याद करके जहां उसने जैंगी के सारे कार्ड्स देख लिए थे, उसने अपने दिल में सीक्रेटली स्वेयर किया कि इस बार वो जैंगी को कोई चांस नहीं देगा। इंदिरा ने पिछले 2 लेसन से सीख लिया था। तीसरी बार उसने डायरेक्टली चक्रवर्तिन और बो ऑफ विष्णु स्नो माउंटेन्स में लॉन्च किया, जिससे जैंगी एक डेड एंड में पुश हो गया। इस वक्त जैंगी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने डायमेंशनल डोर ओपन किया और वॉइड में एस्केप करने का डिसीजन लिया और इंदिरा ने डायरेक्टली अपना अथॉरिटी यूज किया। कोऑर्डिनेट्स लॉक करो, गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव पोजीशन में लाओ। वॉइड में बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के एस्केप करना इम्पॉसिबल है, इसीलिए जब जैंगी वॉइड से इमर्ज करेगा तब डेथ ऑफ लव से ग्राउंड को वाइप आउट कर दिया जाएगा। वो इस बात पर बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि जैंगी गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव के हेड ऑन बॉम्बार्डमेंट से सरवाइव कर सकता है। लेकिन इस बार जैंगी जो एक डिफरेंट डायमेंशन में था, उसे एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उसके लेफ्ट आई में क्लॉक का सेकंड हैंड एक स्ट्रेंज तरीके से शेक कर रहा था, कभी फॉरवर्ड कभी बैकवर्ड। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये स्ट्रेंज फीलिंग कहाँ से आ रही है, लेकिन जब इंदिरा ने एक्शन लिया तो उसका एक्सप्रेशन इतना डिसिसिव था जैसे वो जैंगी की एबिलिटी से ऑलरेडी बहुत फेमिलियर हो। क्या ये इसीलिए है क्योंकि वो फ्यूचर देख सकता है? लेकिन ये बात सेंस नहीं बनाती। अगर वो सब कुछ देख सकता है तो मेरी एबिलिटी उसकी एबिलिटी को इंटरफेयर भी नहीं कर सकती है, या फिर ये गाओ चेंगकोंग के रीइंकार्नेशन डिडक्शन जैसा कुछ है। फ्यूचर को स्पेक्यूलेट करना फ्यूचर को अफेक्ट करता है, जिससे फ्यूचर अनसर्टेन हो जाता है। लेकिन उसके साथ फाइट करने का जो फीलिंग है वो ये बताता है कि हम पहले भी कई बार लड़ चुके हैं और ये सिर्फ डिडक्शन से अचीव नहीं हो सकता। या फिर क्या वो टाइम और स्पेस के थ्रू ट्रैवल करके पास्ट में जा सकता है? जैंगी को थोड़ा हंसने का मन हुआ, लेकिन जब उसने अपने रीबर्थ के बारे में सोचा तो वो हंस नहीं पाया। उसका मूव इतना क्विक और स्विफ्ट था। जब मैं वॉइड में डिसअपियर हो रहा था तब मैंने उसका फेस देखा। उसके फेस पर 1% भी सरप्राइज नहीं था, जैसे उसने ये ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया हो। तो वो डेफिनेटली मेरी एबिलिटीज़ के अगेंस्ट गार्ड पर है। जैसे ही मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ उसके पास कुछ ना कुछ मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। लेकिन अगर मैं बाहर ना जाऊँ तो लियांग यू और बाकी सब लोग डेंजर में पड़ जाएंगे। जैंगी का ब्रेन हाई स्पीड में काम कर रहा था, सिचुएशन को हैंडल करने के तरीके सोचने के लिए। आउटसाइड वर्ल्ड में एक शॉर्ट मिनट उसे यहाँ कई महीने का थिंकिंग टाइम दे सकता है। और इस मूवमेंट में एक सिग्नल धीरे धीरे उसके स्मार्ट डिवाइस के थ्रू आया। जैंगी को वो लेस देन 3 सेकेंड लॉन्ग वॉइस मैसेज सुनने में काफ़ी लंबा टाइम लग गया। भारत का लव डेथ लॉन्चर चेम्बर ओपन हो चुका है। जब जैंगी वॉइड में एस्केप हुआ उसने दोनों वर्ल्ड्स के बीच का डोर कंप्लीटली क्लोज नहीं किया। एक्चुअली उसने एक छोटा सा क्रैक छोड़ा ताकि वो बाहर की सिचुएशन ऑब्जर्व कर सके। लेकिन उसने उम्मीद नहीं किया था कि उसे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डेथ ऑफ लव का लॉन्च पूरे प्लैनेट पर टॉप प्रायोरिटी है, इसीलिए अगर किसी भी कंट्री का लॉन्च बे ओपन होता है तो वो तुरंत दूसरी कंट्रीज के रडार पर शो हो जाता है। जैंगी का मूड हैवी हो गया। अगर वो अपने आप को मेंटल डोरमेंसी में डालने के लिए ड्रग्स इंजेक्ट करे तो वो अदर डायमेंशन में काफ़ी लंबा टाइम स्टे कर सकता है। लेकिन बाहर लियांग यू और बाकी सब लोग हैं, वो यहाँ हमेशा नहीं रह सकते। लेकिन अगर वो बाहर जाता है तो उस पर गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव से अटैक हो सकता है। चाहे उसने कभी भी डेथ ऑफ लव का हेड ऑन कन्फ्रंटेशन ट्राई नहीं किया हो, लेकिन उसे अब भी याद था कि नैश किंगडम का बिशप लेवल प्रिंस इसी तरीके से मर गया था।
काफ़ी डेलिब्रेशन के बाद जैंगी ने शेंजिंग सिटी में दूर बैठे मेन युआनजुंग को एक मैसेज भेजा। भारत ने इनिशिएटिव लेके मुझे किल करने के लिए गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव यूज़ किया है, तुम लोग भी तुरंत लॉन्च बे ओपन करो। तुरंत मेन युआनजुंग ने ये मैसेज रिसीव किया। बिना किसी हेजिटेशन के उसने ऑर्डर दिया, भारत के गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव को एम करो और 20 लॉन्च चेम्बर्स ओपन करो। गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव के रिजर्व्स के टर्म्स में भारत हुआक्शु किंगडम के कंपैरिजन में बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। साथ ही मेन युआनजुन ने अपना हाथ वेव किया और डिप्लोमेटिक पर्सनल से कहा, तुरंत भारत के टॉप लीडर्स को इन्फॉर्म करो कि हुआक्शु किंगडम कभी भी पहले किसी फॉरेन कंट्री के अगेंस्ट गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव यूज़ नहीं करता, लेकिन अगर उन्होंने यूज़ किया तो उन्हें हमारे रात के लिए रेडी रहना होगा। शेंजिंग की एफिशिएंसी हाई है। एक्चुअली भारत के लॉन्च बे ओपन होने का सिग्नल तुरंत सेंस कर लिया गया था। कमांड सेंटर के अंदर जनरल जमाल का चेहरा तुरंत सीरियस हो गया जब उसने ये न्यूज़ रिसीव की। उसने तुरंत ऑर्डर दिया, कोई भी रैश एक्शन नहीं करे, मेरे ऑर्डर के बिना कोई भी डेथ ऑफ लव लॉन्च नहीं करेगा। लेकिन ये तो लॉर्ड इंदिरा का ऑर्डर है, उसके अंडर का ऑफिसर बोला। इंदिरा का करंट पोजीशन भारत में उन सबसे ऊपर है। जमाल ने तुरंत इंदिरा से कांटेक्ट किया और सिचुएशन अर्जेंटली एक्सप्लेन की। अगर हम ये वेपन यूज़ करते हैं तो ये हुआक्शु कंट्री के साथ एक वॉर ऑफ लव एंड डेथ स्टार्ट करने के बराबर होगा। हमारी वॉर प्रिपरेशंस अभी भी उनसे इंफीरियर है। वो जो गैप 10 टाइम्स से ज़्यादा है उसे थोड़ा सा डिफरेंस कहकर रेफर करता है। इंदिरा ने गुस्से में अपने फिस्ट क्लेंच किए, लेकिन अब अगर वो ये पावरफुल वेपन यूज़ नहीं करता तो उसके पास जैंगी को किल करने का कोई अच्छा तरीका नहीं बचा है। क्लियरली दूसरी साइड ने पहले न्यूक्लियर वेपन यूज़ किए। वो जैंगी के न्यूक्लियर बॉम्ब्स फायर करने के तरफ रिफर कर रहा था। जमाल ने एक्सप्लेन किया, उसने सिर्फ एक स्मॉल स्केल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज़ किया था जो वाइड स्प्रेड डेथ्स कॉज नहीं करेगा, लेकिन अगर हंड्रेड्स ऑफ लव डेथ बॉम्ब्स फायर किए गए तो ये पूरे कंट्री के लिए एक मैसिव डिजास्टर बन जाएगा। सीधी बात यह है कि वॉर प्रिपेयर्डनेस के टर्म्स में इंडिया और हुआक्शु कंट्री के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है। चाहे वो लोग डेथ तक फाइट करना चाहे, उनके पास उस लेवल की स्ट्रेंथ ही नहीं है। इंदिरा एक्सट्रीमली गुस्सा था, लेकिन भारत के लोगों के दिल में एक पैटर्न सेंट होने के नाते वो बस ऐसे ही खड़े होकर पूरे भारत को गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव के मशरूम क्लाउड से डिस्ट्रॉय होते नहीं देख सकता था। लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर उसने नोट किया और डेथ ऑफ लव ना यूज़ करने का डिसीजन एग्री कर दिया। जैंगी ने ये न्यूज़ रिसीव की और उसे पता चला कि भारत का गॉड ऑफ लव का लॉन्च चेंबर क्लोज हो गया है, तो उसने चैन की सांस ली। वो वॉइड से अपीयर हुआ, उसकी आंखें इंदिरा पर फिक्स थी क्योंकि दूसरी साइड उसकी लाइफ चाह रही है। जैंगी को उसे मारना ही होगा। फिर डायमेंशनल गेट ओपन हुआ और जायंट मिसाइल एक बार फिर जैंगी के सामने अपीयर हो गया। बहुत सारे लोग इस टाइप के एलियन के बारे में हेल्पलेस फील करते हैं जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को पर्सनल वेपन के रूप में यूज़ करते हैं, लेकिन जैंगी के पास इस वक्त कहने के लिए कुछ था। उसने अपने हाथ स्प्रेड किए और बोला, मैं तो तुमसे कह रहा था कि यूज़ करो, अगर हिम्मत है तो आके करो। इंदिरा की आंखें बड़ी हो गई और उसका 3 लाइफ बॉडी फॉर्म रोर करते हुए जैंगी के साथ एक बार फिर फाइट में आ गया। तीसरी बैटल फिर से फेलियर में एंड हुई। इंदिरा ने अपनी आंखें खोली और उसने फिर से उस आदमी को देखा जो अभी अभी जगन्नाथ टेम्पल को अदर डायमेंशन में ले गया था। इस बार एम्परर इंदिरा ने जैंगी के अटैक और डिफेंस मेथड्स को कम्प्लीटली फिगर आउट कर लिया था। उसने दिल में सोचा कि जैंगी की स्ट्रेंथ उसके वेपन्स के यूज़ में है और उसके ड्यूअल एट्रीब्यूट एबिलिटीज टाइम और स्पेस के कोऑर्डिनेशन में है, जिनके थ्रू वो अपने अपोनेंट्स को धीरे धीरे कंज्यूम करके मार देता है। अगर ऐसा है तो मैं उससे क्लोज कॉम्बैट करूंगा। इस बार एम्परर इंदिरा ने जैंगी से कोई एक्स्ट्रा बात नहीं की। जैसे ही दोनों मिले उसने डायरेक्टली अपना 3 लाइफ बॉडी धर्मा फॉर्म एक्टिवेट कर दिया। उसके पास 3 हेड्स और 6 आर्म्स थे, हाथों में 5 अलग अलग वेपन्स थे और वो जैंगी की तरफ रश किया। ऑलरेडी डिम हो चुके 7 ट्रेजर्स गोल्डन स्टेयर्स के 3 स्टेप्स पर पैर रखते हुए। मैं टॉप भारत ब्लड लाइन से हूँ, जन्म से ही एक नोबल रहा हूँ। मैं बचपन से फेंसिंग और क्रव मागा सीख रहा हूँ। मेरे ट्रेनिंग कंडीशंस हमेशा से बेस्ट रहे हैं। क्लोज कॉम्बैट में भी तू मेरा मैच नहीं है। एंड ऑफ रीइंकारनेशन की एबिलिटी ने उसे जैंगी के डायमेंशनल डोर को पेनिट्रेट करने दिया और वो डायरेक्टली जैंगी के सामने आ गया।
उसके हाथों में जो वेपन्स थे, जो अलग अलग सुपरनैचुरल पावर से मैनिफेस्ट हुए थे, वो जैंगी के सर पर जोर से स्मैश करने के लिए गिरे। जैंगी एक मोमेंट के लिए हैरान हो गया, लेकिन उसकी फाइटिंग इंस्टिंक्ट ने तुरंत रिएक्ट किया। उसने अपनी स्पिरिट को एक लॉन्ग स्वॉर्ड में रिफाइन कर दिया। वॉइड की पावरफुल फोर्स उसमें समा गई और वो लॉन्ग स्वॉर्ड एक एक्सट्रीमली डार्क ब्लैक कलर में ट्रांसफॉर्म हो गया। क्या तू रीइंफोर्समेंट टाइप एलियन है? जैंगी की मीले एबिलिटी स्ट्रांग नहीं है, वो हमेशा लोगों को यही बताता है। लेकिन ऐसे इंसान के लिए क्या हम वाकई उसकी बातों पर भरोसा कर सकते हैं? अगर वो क्लोज कॉम्बैट में सच में वीक होता तो वो कभी ये बात ओपनली नहीं कहता। हाँ, क्लोज कॉम्बैट एक्सपर्ट्स जैसे लियांग यू या ली चेंगोंग के कंपैरिजन में वो डिसएडवांटेज में हो सकता है, लेकिन उसके पास हर टाइप के वेपन्स हैं और उसने हुआक्शु कंट्री के नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट के अंडर 3 साल ट्रेनिंग ली है, तो क्लोज कॉम्बैट में भी वो टेरिफाइंगली स्ट्रांग है। 100 टाइम्स स्पेस एक्सेलरेशन। जैंगी ने अपने हाथ में नाइफ को रेस किया। उसकी आंखें कोल्ड थी और उसका बॉडी अचानक एक फ्लैशिंग लाइट में ट्रांसफॉर्म हो गया। स्वैम्प ऑफ टाइम। सराउंडिंग स्पेस कंप्लीटली एक स्टिकी स्वैम्प में बदल गया। जैंगी के अलावा हर एग्जिस्टेंस का टाइम फ्लो ड्रास्टिकली स्लो हो गया और इसमें एम्परर इंदिरा का बॉडी भी इंक्लूडेड था। एम्परर इंदिरा हैरान रह गया। उसने देखा कि जैंगी का फ्यूचर और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है। उसका बुद्धाज अम्ब्रेला जैंगी के लेफ्ट बॉडी पर स्मैश करने के लिए आया और बाकी वेपन्स भी हर एंगल से जैंगी के बॉडी पर अटैक कर रहे थे, लेकिन वो सारे वेपन्स अभी भी मिड एयर में थे और एक ब्लैक लाइट हवा को कट करते हुए सीधा आगे स्लैश कर गई। इंदिरा के नेक में एक ठंडी सी सेंसेशन हुई और अगले मोमेंट उसके गले से खून का एक बड़ा स्ट्रीम गश आउट हुआ और उसका हेड हवा में उछल गया। जैंगी खुद एक मोमेंट के लिए हैरान रह गया। उसने गिरते हुए बॉडी की तरफ देखा और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इंदिरा उसके हाथों मारा गया। तू खुद ही मेरे पास क्लोज अप सोलो के लिए आया था और मुझे लगा तू बहुत स्ट्रांग होगा। इंदिरा के 7 ट्रेजर्स गोल्डन स्टेप का एक और लेयर अपना लस्टर खो चुका था। इंदिरा ने अपनी आंखें खोली और उसके सामने जैंगी था, वही इंसान जिसने अभी जगन्नाथ टेम्पल को टेक ओवर किया था। इस वक्त जैंगी भी मुड़ गया। उसकी आंखें कोल्ड और विजिलेंट थी और वो हर मोमेंट में भागने के लिए रेडी लग रहा था। इंदिरा ने धीरे से अपने होठों का कोना उठाया, एक फिंगर रेस किया और बोला, तुम हो कियोस, एक ऑर्डिनरी वेयर हाउस मैनेजर, हेवनली सी सिटी, रिवर साउथ डोमेन, हुआक्शु कंट्री का। मैंने तुम्हारे फ्यूचर को देखा है। 10,000 पॉसिबिलिटीज में सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है जिसमें तुम सर्वाइव करोगे। जैंगी ने एम्परर इंदिरा की तरफ एक विजिलेंट नजर से देखा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग उठ रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसे कहीं पहले देखा हो। वो बैटल के लिए रेडी था, चाहे सामने वाला भारत का सबसे स्ट्रांग इंसान ही क्यों ना हो। जैंगी की करंट स्ट्रेंथ के सामने वो खुद को इंफीरियर नहीं मानता। चाहे एम्परर इंदिरा का ट्रम्प कार्ड कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, जैंगी को पूरा यकीन था कि वो एस्केप कर सकता है। लेकिन इस मोमेंट में इंदिरा ने अचानक एक लंबी सी शाई छोड़ी। हमारी हुआक्शु कंट्री के अगेंस्ट कुछ भी करने की कोई इंटेंशन नहीं थी। जब याक्शा और माहोरागा साउथ वेस्ट रीजन गए थे तो वो सिर्फ इसीलिए था क्योंकि उन्हें लगा तुम अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के इन्वेजन से इतना बिजी हो जाओगे कि अपना कंट्री का ध्यान नहीं रख पाओगे। इसीलिए उन्होंने लोगों को भेजा था ताकि वो तुम्हारे देश का ख्याल रख सके। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं था कि इससे इतना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। जैंगी ने स्नीयर करते हुए कहा, मिसअंडरस्टैंडिंग? बिना परमिशन के किसी और कंट्री के टेरिटरी में ट्रूप्स भेजना, तुम इसे मिसअंडरस्टैंडिंग कह रहे हो? इंदिरा ने अपना सर हिलाया और दूर के आसमान में गहरी नजर से देखा। ये सब कुछ त्रिमूर्ति की तरफ से एक टेस्ट है। ये तो लिखा गया था कि याक्शा और माहोरागा पर ऐसे डिजास्टर आएंगी, क्या ये भी एक प्रकार का प्रैक्टिस नहीं है? इंदिरा के वर्ड सुन के कई लोगों को अजीब लगा, लेकिन जब उन्होंने भारत के सबसे स्ट्रांग इंसान को ये कहते सुना कि सब कुछ एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, तब उनके मन में अचानक एक एनलाइटमेंट जग गया। सभी जीव दुख से गुजरते हैं और हर किसी को गॉड के ब्लेसिंग्स पाने के लिए एसिटिज्म्स के प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो उनके कानों में बचपन से गूंज रहे हैं। एम्परर इंदिरा ने जैंगी की तरफ देखा। उसकी आंखों में शांति थी और थोड़ा सा कंपैशन भी। जगन्नाथ टेम्पल यहीं छोड़ दो, ये तुम्हारा नहीं है। जब तक तुम टेम्पल यहीं छोड़ देते हो, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ और जो कुछ भी हुआ उसे माफ कर सकता हूँ। इस वक्त
जितने भी भारत के लोग ये बात सुन रहे थे सब हैरान हो गए। उन्होंने सोचा था कि जब इंदिरा, देश का सबसे स्ट्रांग इंसान और गॉड्स का डार्लिंग, यहाँ आएगा तो वो इन दोनों इन्वेडर्स को ज़रूर सबक सिखाएगा। कमांड सेंटर में जनरल चमाल और बाकी ऑफिसर्स वो बहुत हैरान हो गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन इंदिरा एक्चुअली उन्हें जाने देना चाहता है। इंदिरा, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम उन्हें जाने दोगे? नहीं, ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता। तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम्हारा यूजुअल स्टाइल तो बिल्कुल भी नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग गोल्डन लाइट अचानक इंदिरा के बॉडी से बर्स्ट आउट हुई और वो कानान सिटी के ऊपर एक सन की तरह हवर करने लगा। बिलीवर्स ने तुरंत अपने हेड्स लोअर किए, जमीन पर घुटने टेक दिए और गॉड का नाम और इंदिरा का रियल नेम चैंट करने लगे। इंदिरा की वॉइस हर डायरेक्शन में दूर तक स्प्रेड हो गई। आज के वर्ल्ड में इंसानियत एक मैसिव डिजास्टर का सामना कर रही है। हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर अटैक। ये मुझे त्रिमूर्ति गॉड की तरफ से दिया गया विल है। गॉड्स के सबसे ज्यादा फेवर्ड लोग होने के नाते भारत को वर्ल्ड पीस मेंटेन करने का बर्डन उठाना चाहिए। इंदिरा की वॉइस भारत के लोगों के कानों में गूंज रही थी और उसके एक्सप्लेनेशन के बाद कई लोग कन्विंस हो गए। आखिर ये तो इंदिरा को त्रिमूर्ति की तरफ से दिया गया विल है। इंदिरा के ये कहने के बाद लोगों ने बिना किसी डाउट के उस बात को मान लिया। लेकिन जैंगी को कुछ सही नहीं लगा। उसके हिसाब से ये तीन भाई कब से इतने इजीली बात करने वाले बन गए। उसके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक थर्ड ब्रदर हमेशा एरोगेंट रहे हैं और जब तक उन्हें प्रॉपरली हराया ना जाए तब तक वो कभी नेगोशिएशन के मूड में नहीं आते। फिर भी जैंगी थोड़ा रिलक्टेंट था जगन्नाथ टेम्पल को हैंड ओवर करने के लिए। उसका मेन पर्पस जगन्नाथ टेम्पल को टेक ओवर करने का ये था कि वो अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करे और देखे कि इस 1000 साल पुराने टेम्पल में कोई वैल्यूएबल चीज़ है या नहीं। लेकिन इंदिरा का एटीट्यूड सिंसियर लग रहा था। अगर भारत सच में ये लॉस को एक्सेप्ट करने को तैयार है तो जैंगी भी सिचुएशन को और आगे बढ़ाने के मूड में नहीं था। आखिर दोनों कंट्रीज अभी वॉर के ब्रिंक पर है। चाहे हुआक्शु किंगडम को डर ना हो, लेकिन इस वक्त वॉर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैंगी ने सोचा और तुरंत एक आइडिया उसके माइंड में आया। उसने फेंटली स्माइल किया और एम्परर इंदिरा से कहा, बहुत अच्छा, मैं भी एक पीस लविंग इंसान हूँ। अगर ये मैटर पीसफुली रिजॉल्व हो सकता है तो वो बेस्ट होगा। जैसे ही उसने ये बोला, उसने सच में डायमेंशनल डोर ओपन किया और टेम्पल को वापस उसकी ओरिजिनल जगह पर रख दिया। जब एम्परर इंदिरा ने ये देखा तो उसने चैन की सांस ली। उसने अपना लेफ्ट हैंड जैंगी की तरफ उठाया, अपने चेस्ट के सामने रखा, फिर अपनी पाम स्प्रेड की और सिग्नल दिया, मिस्टर केओस, प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। ये भारत का टेरिटरी है। आज के बाद मैं तुम्हें बिना परमिशन के यहाँ नहीं देखना चाहता। ये वर्ड्स सोनोरस और पावरफुल थे, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री का फुल स्टाइल डेमोन्स्ट्रेट करते हुए। जैंगी के फेस पर डाउट का एक्सप्रेशन था। क्या ये लोग सच में उसे जाने देंगे बिना फाइट के? चाहे जैंगी को कुछ गलत फील हो रहा था, लेकिन उसने फिर भी लियांग यू को साथ लिया और तेजी से कनान सिटी छोड़कर साउथ वेस्ट रीजन की तरफ निकल गया। अगर उसके पास इतनी पावरफुल स्ट्रेंथ ना होती तो जैंगी को लगता कि ये सब दूसरी साइड की कोई कॉन्स्पिरेसी है। जैंगी के जाने के बाद जनरल चमाल इतना गुस्से में था कि उसकी आंखें लाल हो गई। एम्परर इंदिरा, आपने ऐसा कैसे कर दिया? एम्परर इंदिरा ने हल्का सा स्माइल किया, एक हाथ अपनी बैक के पीछे रखा और प्राउडली बोला, क्या उसने मेरी बात नहीं मानी? टेम्पल वापस किया और शांतिपूर्ण तरीके से चला गया। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपने पैर के नीचे गई, उसके दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि 7 ट्रेजर गोल्डन स्टेयर्स में सिर्फ एक ही ब्राइट स्टेप बचा था। उसने 6 बार रोटेशन ट्राई किया था, लेकिन हर बार रिजल्ट वही था, जैंगी के हाथों उसकी मौत। अगर उसने 7th चांस यूज़ किया तो वो सच में मर जाएगा। इसीलिए चाहे उसे पता था कि उसका ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा फार फेच्ड है और भारत के कुछ लोग इसे लेके डिससेटिस्फाइड होंगे, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो सिर्फ काम प्रिटेंड कर सकता था और अपना फेस सेव करने की कोशिश कर सकता था। जब कानान सिटी के मॉन्क्स जगन्नाथ टेम्पल के अंदर आए तो वो शॉक हो गए। टेम्पल अब सिर्फ एक खाली शेल था, अंदर की सारी चीज़ें जैंगी ले जा चुका था। वो ज़मीन पर घुटने टेक कर चीखने लगे, जैंगी के इनह्यूमन बिहेवियर को गाली देने लगे। खुशकिस्मती से टेम्पल अब भी एग्जिस्ट कर सकता है, जो होली सिटी और भारत के फेस रिप्रेजेंट करता था। रही बात उन एंशिएंट कल्चरल रेलिक्स की जो टेम्पल में ट्रेजर थे,
तो उनका चला जाना पेनफुल ज़रूर था, लेकिन कम से कम सरफेस पर ये इतना एम्बैरसिंग नहीं था। इस वक्त जैंगी ऑलरेडी लियांग यू को लेकर साउथ वेस्ट रीजन वापस आ चुका था। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन भारत के किसी भी आदमी को उसका पीछा करते नहीं देखा, तो उसने नेचुरली फ्रॉन किया। ये सब कुछ बहुत ही वियर्ड था और उनके कैरेक्टर के बिल्कुल अगेंस्ट लग रहा था। ये सब क्या हो रहा है? यांग शिनशिन ने जैंगी को एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दिया। वो एक प्रॉफिट है, अगर वो तुम्हें हरा सकता तो कभी तुम्हें जाने नहीं देता। तो इसका मतलब ये है कि उसे पता है कि वो तुम्हारा मैच नहीं है, इसीलिए उसके पास तुम्हें जाने देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जैंगी ने सर हिलाया। अगर ऐसा है तो फिर सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन हो जाता है। इस वक्त साउथ वेस्ट रीजन को फुइंग ट्रूप्स के लीड में रेबल ऑर्गेनाइजेशन ने वापस ऑक्यूपाई कर लिया था। जैंगी ने मेन युआनजुंग और लुओजुओ को एक मैसेज भेजा, उन्हें इन्फॉर्म करते हुए कि साउथ वेस्ट रीजन वापस रिकैप्चर कर लिया गया है। जैंगी ने फुइन ट्रूप्स को लीड करके साउथ वेस्ट रीजन कैप्चर कर लिया। 8 ट्राइब्स के याक्शा और महारागा को मार दिया गया और भारत की नेटिव लैंड में घुसकर एक वाइट चैरियट लेवल का एपिसलोन लेवल एलियन भी किल कर दिया गया। ये न्यूज़ छुपाई नहीं जा सकती थी और तुरंत पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गई। एक ही मूवमेंट में सबको पता चल गया कि हुआक्शु कंट्री का ये केओस कितना पावरफुल है। सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ के दम पर उसने भारत के एरोगेंट और कंसीटेड लोगों को इतना इंटिमिडेट कर दिया कि वो वॉर स्टार्ट करने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। केओस की स्ट्रेंथ अब वर्ल्ड के टॉप लेवल तक पहुंच चुकी है। हितोमी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट मोंटेस्क्वे ने इमोशन के साथ कहा। उसने अपने पुराने ग्लासेस उठाए और उसकी आंखों में इंटरेस्ट की चमक थी। हुआक्शु कंट्री का नाइट कैंडिडेट वही है। उसने ब्रैट की तरफ देखा जो उसके पास खड़ा था और स्माइल करते हुए बोला, चलो कोई तरीका ढूंढते हैं उसे अपना पार्टनर बनाने का। हमें उसकी स्ट्रेंथ चाहिए। आज के टाइम में केओस का नाम पूरे वर्ल्ड में गूंज रहा है। उसने 2 कंसेक्यूटिव बैटल्स फाइट की, अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के इन्वेजन को रेजिस्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और भारत पर सिंगल हैंडेड अटैक करके उनके 3 एरोगेंट ब्रदर्स को स्पीचलेस कर दिया। चाहे इंदिरा ने उस वक्त अच्छी बातें कही हो, जैसे वर्ल्ड पीस मेंटेन करना या ऐसा कुछ, लेकिन वर्ल्ड के मेजर फोर्सेस के टॉप लीडर्स बेवकूफ़ नहीं है। अगर तुम हार गए हो तो तुम हार गए हो, ऐसे स्टूपिड प्रिटेंड करने का क्या फ़ायदा। अगर जैंगी की स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग ना होती तो क्या वो भारत में घुसकर लोगों को मार सकता, पूरे होली सिटी ऑफ कानान को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर सकता और फिर ओपनली वापस जा सकता। केओस का नाम पूरे वर्ल्ड में गूंज रहा था और हुआक्शु किंगडम के अलग अलग रीजन्स ने जैंगी के बिहेवियर पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस दिए। नॉर्थ वेस्ट रीजन, ली चेंगोंग अपनी फिजिकल इंजरीज से रिकवर कर चुका था। उसका अपर बॉडी नेकेड था और वो ट्रेनिंग रूम में एक वुडन स्वॉर्ड के साथ डेस्परेटली स्वॉर्ड स्किल्स प्रैक्टिस कर रहा था। उसका स्वेट ज़मीन पर टपक रहा था। मार्शल, हमें लेटेस्ट इंटेलिजेंस मिला है। स्काई गॉड ऑफ वॉर ने बैटल रिपोर्ट भेजा। ली चेंगोंग ने रिपोर्ट ली, एक नज़र डाली और उसका एक्सप्रेशन अचानक से एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड हो गया। उसके फेस के मसल्स ट्विस्ट करने लगे। जैंगी, बिशप बाय। उसने पेपर को क्रम्पल करके अपने हाथ में टाइटली क्लेंच कर लिया। हमारे बीच का गैप इतना बड़ा कब हो गया? उसकी ब्रीदिंग थोड़ी रैपिड हो गई थी और वो क्लियरली अनविलिंग लग रहा था। वो ये एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं था कि उसकी स्ट्रेंथ होतू से कम है, क्योंकि होतू तो एंड ऑफ द वर्ल्ड के शुरू होने से ही हुआक्शु कंट्री का सबसे पावरफुल एलियन रहा है। ग्रेट फेम के पीछे हमेशा स्ट्रेंथ होती है, लेकिन जैंगी कौन है? एक ऑर्डिनरी इंसान जो वेयरहाउस मैनेजर के रूप में स्टार्ट हुआ था। चाहे वो बाद में डिफीट हो गया हो, तब दोनों इक्वली स्ट्रांग थे। लेकिन अब सिर्फ 1 साल बाद वो जैंगी के बैक को मुश्किल से देख पा रहा था। ली चेंगोंग ने अपने दांत बींच लिए। उसे अचानक रियलाइज़ हुआ कि चाहे पिछले कुछ सालों में वो ट्रेनिंग में बिजी दिख रहा था, लेकिन उसका ज़्यादातर टाइम और एनर्जी नॉर्थ वेस्ट रीजन को मैनेज करने में चला गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उसकी स्ट्रेंथ का प्रोग्रेस बहुत स्लो हो गया। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो न सिर्फ वो जैंगी को कैचअप नहीं कर पाएगा, बल्कि उसका अपना सबॉर्डिनेट जियाओलिए भी उससे आगे निकल जाएगा। मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। एंड टाइम्स में स्ट्रेंथ ही सर्वाइवल का असली कैपिटल है। उसने अपने कैसरोल जितने बड़े मुट्ठी को देखा। उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी थी। आखिर वो खुद अंडरवर्ल्ड के फॉल्स गेटकीपर के अगेंस्ट बैटल में डायरेक्टली इन्वॉल्व था, इसीलिए उसे काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज भी मिले थे। इन्हीं रिसोर्सेज के दम पर वो नियर फ्यूचर में ब्लैक चैरियट का थ्रेशोल्ड ब्रेक कर पाएगा। रिवरसाउ डोमेन, ब्लिजर्ड सिटी।
जू जंग ने जब जैंगी का मैसेज रिसीव किया तो उसने अपने हाथ में पकड़ा बैटल रिपोर्ट एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ नीचे रख दिया। फिर अपने हाथ पीछे बांध के विंडो के पास गया और चुपचाप बाहर देखने लगा। काफ़ी देर तक साइलेंस रहने के बाद उसने एक लंबी शाई छोड़ी। जैंगी, अब वो कितना स्ट्रांग हो गया है। उसके पास वाले सोफा पर यूयू बैठी थी। उसके लंबे बाल समुद्र के सीवीड की तरह लटक रहे थे। उसकी आंखें बिल्कुल क्लियर थी, लेकिन उसकी ब्लैक पिपल थोड़ी सी एबनॉर्मल थी। पूरी आंख का 2/3 हिस्सा उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ था। फादर, क्या आपको वो आदमी पसंद नहीं है? ये सुन के जू जंग ने स्माइल किया और यूयू की तरफ मुड़कर देखा। उसने सर हिलाया। ये पसंद या नापसंद की बात नहीं है। बात यह है कि उसकी ब्रिलियंस इतनी डैज़लिंग है कि मेरे जैसे इंसान रिवरसाउथ डोमेन का सुप्रीम कमांडर भी आसानी से ओवरलुक हो जाता है। जैंगी को वापस जाने का कोई जल्दी नहीं था। वो साउथ वेस्ट रीजन में थोड़ी देर और रुक गया और फिर रिवरसाउथ डोमेन को बोला कि वो भाइयों लुओजुओ और जुएगो को यहाँ भेजे, ताकि अगर भारत के लोग अपनी बात से मुकर जाएं और उसके जाने के बाद काउंटर अटैक लॉन्च कर दे तो उनका तुरंत रिस्पॉन्स हो सके। थोड़ी ही देर बाद लुओजुओ और जुएगो एक यानयून ट्रूप गार्ड्स के टीम के साथ साला सिटी पहुंच गए। स्नो सिटी का ह्यूज ट्रेन सिटी के अंदर ड्राइव हुआ। दोनों ट्रेन से उतरते हैं और जैंगी को सिंसियरली थैंक करते हैं। जैंगी ने बस फेंटली स्माइल किया। तुम दोनों भाइयों को फ्यूचर में अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी होगी। साउथ वेस्ट रीजन की करंट स्ट्रेंथ वाक्शु कंट्री के कंपैरिजन में अभी भी वीक है। इसे प्रॉपरली प्रोटेक्ट करना आसान नहीं होगा। साउथ वेस्ट रीजन काफ़ी सालों से डिवाइडेड रहा है और अब जाके उसके पास एक ऑफिशियली यूनिफाइड लीडर आया है। लेकिन सांगा मोनेस्ट्री डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तांत्रिक बुद्धिज्म के फेथ की पावर वीक हो गई है और अंडरटेकर की स्ट्रेंथ भी पहले जैसी नहीं रही। ऊपर से वुलवान एम्पायर के साथ बैटल ने उनके काफ़ी हाई लेवल कॉम्बैट फोर्सेस भी खत्म कर दिए। जैंगी के कंसर्न्स बिल्कुल जस्टिफाइड है। लुओजुओ के फेस पर भी वरीड एक्सप्रेशन आ गया। जैंगी से रहा नहीं गया। उसने पूछ लिया, फेथ की पावर तो खत्म नहीं होनी चाहिए, क्या तुम लोग उसे दोबारा एक्टिवेट करने का कंसिडर करना चाहोगे? लुओजुओ ने राशियसली जवाब दिया, नहीं। जब हमने रेजिस्टेंस आर्मी बनाई थी तभी हमने डिसाइड किया था कि हम कभी भी रिलीजन के नाम पर लोगों को एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे। जैंगी ने दिल में कंप्लेन किया, तुम लोग इतने हाई माइंडेड और नोबल हो और फिर भी मुझे हेल्प के लिए बुला रहे हो। लेकिन उसके फेस पर अब भी स्माइल थी। वो आगे बढ़ा और लुओजुओ और जुएगो को हक किया और बोला, आजकल दुनिया और ज़्यादा टर्बुलेंट होती जा रही है। क्या होगा कोई नहीं जानता। सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन ही रीजन में स्टेबिलिटी ला सकता है। ओल्ड फैशन तंत्र तो अब डिज़ायरेबल नहीं है, लेकिन तुम लोग एक नया तंत्र क्रिएट कर सकते हो। उसने पहले लुओजुओ की तरफ देखा, फिर जुएगो की तरफ। दो लोग इंचार्ज, एक एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करे और एक रिलीजन। बिलीवर्स को बिना फेथ के अनकंफर्टेबल और ना ही लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होगा जैसे पहले होता था। जैंगी के वर्ड सुन के जुएगो और लुओजुओ के चेहरे पर थॉटफुल एक्सप्रेशन आ गए। तांत्रिक बुद्धिज्म स्नोई प्लेटू में डीपली रूटेड है, तो उसे रीबिल्ड करना मुश्किल नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोग अब भी उसमें फेथ रखते हैं। जैंगी ने बस एक सजेशन दिया था, उसे ये मैटर कैसे हैंडल करना है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने लियांग यू और बाकी लोगों को बुलाया, स्नोई प्लेटू छोड़ा और हेवनली सी सिटी की तरफ निकल गया। जैंगी और बाकी लोग तेजी से हेवनली सी सिटी वापस आ गए और स्पेस बेस्ड एलियंस की कन्वीनियंस क्लियरली प्रूव हो गई। अगर कोई और इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करता तो चाहे वो सबसे एडवांस कोल्ड रेजिस्टेंट एयरक्राफ्ट भी ले, उन्हें कई घंटे लग जाते। लेकिन जैंगी सिर्फ थोड़े से 10 मिनट में पहुंच गया। वार्म शेल्टर में वापस आके उसने कोजी और प्लीजेंट टेम्परेचर फील किया। लिविंग रूम के सेंटर में एक फायर प्लेस साल भर जलती रहती है। उसकी स्टीमिंग फ्लेम्स और येलो ग्लो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और कंफर्ट देती है। जैंगी ने इंटेलिजेंस सिस्टम को एक ऑर्डर दिया और उसके बॉडी पर जो आर्मर था वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। वो टाइट ब्लैक वन पीस कॉम्बैट सूट में सोफा पर आया और बैठ गया। इस वक्त यांगमी ऑलरेडी सबके लिए हॉट ड्रिंक्स और स्नैक्स प्रिपेयर कर चुकी थी। एक ऑक्सिलरी एबिलिटी वाली एलियन होने के नाते वो और इनकेपेबल जो हाई में अब हाउस होल्ड के लगभग सारे चोर्स हैंडल्स करते हैं। ऑफ कोर्स डेली क्लीनिंग इंटेलिजेंट रोबोट्स करते हैं, तो उनका मेन काम कुकिंग और टी कॉफ़ी बनाना ही है। यांगमी और जो हाइमे को ये कंफर्टेबल जॉब बहुत पसंद है। बाकी सब फुगाके कॉर्प्स के मेंबर्स के अपने अपने रूम्स स्पेरिकल फोर्ट्रेस में बिल्ट हैं।
हर रूम में सफिशिएंट लाइफ सस्टेनिंग फैसिलिटीज़ हैं जिससे वो लोग अच्छे से रह सकते हैं। जैंगी कभी भी अपने आसपास के लोगों के साथ स्टिंगी नहीं रहा। अंकल यू सोफा पर लेग्स स्प्रेड करके बैठा था। उसने अपना राइट हैंड उठाया और लू कैरन से अपने नए बॉडी यूसेज के बारे में बात करना शुरू किया। मिस लू, आपका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सक्सेसफुल रहा। अब मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी हैं। स्पेशली जो नैनो ट्यूब्स आपने आर्म बोन्स में इम्प्लांट किए हैं वो तो एक जीनियस आइडिया है। ये सिर्फ मेरी बोन स्ट्रेंथ एनहेंस नहीं करता बल्कि पाम के लॉन्च पोर्ट से डायरेक्टली एनर्जी एमिट करके लॉन्ग रेंज अटैक्स का इफेक्ट भी क्रिएट करता है। लू कैरन की आंखों में एक्साइटमेंट की चमक थी जब उसने टूल्स उठाए और अंकल यू के बॉडी को एग्जामिन करना शुरू किया। उसके लिए ये उसका पहला ह्यूमन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन मास्टरपीस था, इसीलिए वो इसे बहुत सीरियसली ले रही थी। मुझे तुम्हारे बॉडी का डेटा मिल गया है। ओवरऑल कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं लग रही, लेकिन कुछ माइनर डिफेक्ट्स हैं जो करेक्ट किए जा सकते हैं। लू कैरन ने एक छोटा सिल्वर मेटल बॉक्स निकाला, थोड़ा फोर्स से प्रेस किया और उस बॉक्स से एक बंच ऑफ टूल्स इजेक्ट हो गए। उसने तुरंत अंकल यू के आर्म इंटरफेस को डिसेंबल करके स्टडी करना शुरू किया। अंकल यू ने लू कैरन को ऑपरेट करने दिया, लेकिन उसका माइंड भारत में जैंगी और लियांग यू के बैटल सीन की तरफ चला गया और वो उसमें इतना फैसिनेट हो गया कि उसे कुछ और याद ही नहीं रहा। मिस लू, क्या आपको लगता है कि मेरे जैसे इंसान जिसमें स्ट्रॉन्ग टैलेंट नहीं है, क्या वो मशीनरी के थ्रू एपिसिलॉन लेवल की पावर अचीव कर सकता है? जैंगी को भी इस बात में थोड़ी क्यूरियोसिटी थी और फैटिशू ने भी लू कैरन की तरफ देखा। वो भी आंसर जानना चाहता था। क्या साइंस और टेक्नोलॉजी की पावर नेचर के वंडर्स के बराबर हो सकती है? इस क्वेश्चन के सामने लू कैरन ने बिना किसी हेजिटेशन के जवाब दिया। उसने आराम से नॉड किया। ऑफ कोर्स मैं ये कर सकती हूँ। एपिसिलॉन सिर्फ एक ज़्यादा पावरफुल ह्यूमन है। उसने टूल्स यूज़ करके अंकल यू के आर्म में एम्बेडेड पार्ट को डिसमेंटल करना शुरू किया। ये पार्ट बैटल के दौरान डैमेज हो गया था और अब रिप्लेस करने की ज़रूरत थी। मेरे नज़र में ह्यूमंस और मशीन्स में कोई फ़र्क नहीं है। बस इतना है कि ह्यूमन बॉडी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स है उन मशीनरीज के कंपैरिजन में जो ह्यूमन अभी तक बना पाए हैं। चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो या ऑर्डिनरी लोग, सभी पावर गेन करते हैं फिजिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स के थ्रू। लेकिन ह्यूमंस आज प्लैनेट के डोमिनेंट स्पीशीज इसीलिए नहीं बने क्योंकि उनके पास शार्प टीथ, क्लॉज या ह्यूज बॉडीज हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो टूल्स यूज़ करने में प्रोफिशिएंट है। चाहे वो एक मैकेनिकल बॉडी हो, अगर हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स ढूंढ ले और एक और भी ज़्यादा टफ और पावरफुल बॉडी बनाए और उसमें टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव पावर वाले वेपन्स लोड करें, तो वो डेफिनेटली एपिसिलॉन क्लास इन ह्यूमंस के बराबर हो सकता है। ये सुन के अंकल यू की आंखों में एक छोटी सी होप की चमक आ गई। अगर ऐसा हो सकता है तो कितना अच्छा होता। वो अब अपने 40s में है। जब उसकी जैंगी से पहली मुलाकात हुई थी तब वो अब से भी ज़्यादा डल लगता था। वो एक मिडिल एज्ड आदमी था जिसके पास याद रखने लायक कुछ भी नहीं था। चाहे उसने अपोकलिप्स के बाद सुपरनैचुरल पावर्स अवेकन किए हों, लेकिन वो जैंगी या लियांग यू जैसे जीनियस कभी नहीं था। तो अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, लू कैरन पर अपनी होप्स रखना। बॉडी वीक है, मशीन असेंड करे। चाहे उसके लिए अपने बॉडी को सैक्रिफाइस करना पड़े, लेकिन वो स्ट्रांग बनना चाहता है। जैंगी ने दोनों की बातें सुनी और उसकी आंखों में एक थॉटफुल एक्सप्रेशन आ गया। जब लू कैरन ने अंकल यू का एग्जामिनेशन कंप्लीट किया और कुछ पार्ट्स रिप्लेस किए, तब जैंगी ने उसे बुलाया। जो तुमने अभी अंकल यू से कहा, क्या वो सिर्फ उसे कंफर्ट देने के लिए था या सच में वो सीरियस था? लू कैरन ने ब्लिंक किया और बोला, ऑफ कोर्स मैं सीरियस थी। इस पॉइंट पर उसने टॉपिक चेंज किया और थोड़ा सा शाय होकर बोली, लेकिन अभी तक ये सिर्फ एक थ्योरी है। तो अगर मैं कह दूं कि मैं अंकल यू को कंफर्ट कर रही थी तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। जैंगी ने एक गहरी सांस ली और हेल्पलेसली स्माइल किया। मुझे लगा तुमने मैकेनिकल रिसर्च में कोई और बड़ा ब्रेक थ्रू कर लिया है। लू कैरन के चीक्स पफ हो गए और उसने मटर किया, ह्यूमन सिविलाइजेशन पिछले 300 सालों में बहुत तेज़ी से एडवांस हुआ है, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी लीप सिर्फ मेरे दम पर अचीव नहीं हो सकती। उसने अपना फिस्ट रेस किया और कॉन्फिडेंस के साथ बोला, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं कभी ना कभी ये कर पाऊंगी। भाई, अगर मैं लाइफ लेवल ब्रेक करके एपिसोनल रेल्म तक पहुंच गई तो मैं डेफिनेटली एक एपिसोनल लेवल मैकेनिकल लाइफ क्रिएट कर सकती हूँ। जैंगी ने नोट किया। उसने लू कैरन के टैलेंट और एबिलिटी को हमेशा हाई रिकॉग्निशन दिया है, वरना वो इतने सालों से उस पर इतने ह्यूज रिसोर्सेस इन्वेस्ट नहीं करता।
तुम्हें याद होगा लू कैरन ने सिर्फ एक बार मेंशन किया था कि मेका उसका सपना है, और जैंगी ने ब्लिजर्ड सिटी से उसके लिए काफ़ी सारा मैकेनिकल मटेरियल ले आया था। उसने अपने सामने खड़ी मैकेनिकल गर्ल की तरफ देखा और अपना हाथ उसके सॉफ्ट बालों पर जेंटली रखा। लू कैरन 1.7 मीटर टॉल है, लेकिन जैंगी के सामने वो एक पपी जैसी लगती है। जब जैंगी उसके बाल स्ट्रोक करता है तो वो अपनी बड़ी वाटरी आंखों से उसकी तरफ देखती है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एपिसलोन एडवांस करने वाला मटेरियल ज़रूर ढूंढूंगा। जैंगी ने डिसाइड किया कि अगर उसे सोर्स ऑफ गॉड या स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस का कोई और फ्रैगमेंट मिलता है तो वो डेफिनेटली लू कैरन को यूज़ करने के लिए देगा। लेकिन ये चीज़ें कहाँ मिलेंगी, ये अभी भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अब तक जितनी बार भी ये चीज़ें मिली हैं वो सब अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के टेरिटरीज में ही मिली हैं, और वो जगह बहुत ही डेंजरस होती है। जहाँ पे सोर्स ऑफ गॉड पहली बार मिला था, वुलुआन एम्पायर ने ऑलमोस्ट